नमस्कार मित्रों, पिछले जो एपिसोड था 23वां, उसका पहला भाग जो था उसमें हमने आंतरिक प्रेरक शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और यह निर्णय पे पहुंचे कि आंतरिक प्रेरक शक्तियों के 3 स्रोत होते हैं। वो होते हैं पहले भावनाएं, दूसरे नंबर पे मन और तीसरे नंबर पे इच्छा शक्ति। ये तीनों त्रयी कहते हैं इसको। ये एक दूसरे को सहारा और प्रोत्साहन देते रहते हैं, फलस्वरूप हमेशा एक समय और एक दूसरे के साथ जुटकर कार्य करते हैं। हम जब अपने मन को सक्रिय करते हैं तो उसी संकेत से हम अपनी इच्छा शक्ति और भावनाओं को भी सचेष्ट कर सकते हैं या कर देते हैं। जब यह तीनों स्रोत परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करते हैं, केवल तभी हम स्वच्छंदता के साथ रचनाशील हो सकते हैं। यहाँ पे शब्द यूज किया गया है स्वच्छंदता, सहजता, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी तनाव, क्योंकि क्रिएशन जब ही होगा जब आप तनाव मुक्त होंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा। उदाहरण के लिए, जब एक वास्तविक कलाकार हैमलेट की भूमिका में अपना आत्म संवाद होना है अथवा नहीं होना है, टू बी और नॉट टू बी, बोलता है तो क्या वह केवल हमारे सामने लेखक की पंक्तियों को ही बोलता है? नहीं। या लेखक के विचारों को ही व्यक्त करता है? नहीं। और निर्देशक द्वारा सांकेतिक व्यापार को ही संपन्न करता है? नहीं। वह इन पंक्तियों में अपने जीवन की धारणा का बहुत कुछ रख देता है। एक ऐसा कलाकार एक काल्पनिक हैमलेट के व्यक्तित्व में नहीं बोल रहा होता है, वह अपने अधिकार से नाटक द्वारा निर्मित परिस्थितियों में अपने को अनुभव करता हुआ बोलता है। लेखक के विचार, भावनाएं, अवधारणाएं, तर्क परंपरा उसकी अपनी हो जाती है। उसका मूल उद्देश्य यह नहीं होता कि वह पंक्तियों को इस प्रकार पढ़े कि उनका मतलब समझ लिया जाए और उनका संप्रेषण जो है वो दर्शकों तक पहुंच जाए। नहीं, वो जब तक वो सारे उन भावों में, उन रसों में डूबेगा नहीं, तब तक दर्शक को उसकी कैसे अनुभूति कराए। उसके लिए जरूरी होता है कि दर्शक को यह लगे कि जो कुछ वह कह रहा है उससे उसका आंतरिक संबंध है। यह समन्वित शक्ति अभिनेताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और अगर हम इसका उपयोग व्यवहारिक दृष्टि से ना करें तो बहुत गंभीर भूल होती है दोस्तों। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उसके लिए एक उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तकनीक का विकास। इसका आधार इस त्रयी के सदस्यों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का लाभ स्वाभाविक साधनों के द्वारा केवल उन्हें जगाने के लिए नहीं, वरन अन्य रचनात्मक तत्वों को सचेष्ट कर उन्हें इस्तेमाल लाने के लिए भी है। ये 3 तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपकी लाइन्स हैं और आपका उस किरदार को समझने का नजरिया है। इसके बाद फिर आपकी अभिनय में जो 4 जो उसके विभाग होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात, आहार, वो सब भी उसमें सिंक्रोनाइज होते। कभी कभी प्रेरणा के ये आंतरिक स्रोत सहज रूप में उपचेतना के जागने पर सक्रिय होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस जब जाग जाता है तो ये भी सक्रिय हो उठते हैं। इस तरह के अनुकूल अवसर पर हम अपने को उनकी क्रियाशीलता के प्रभाव में छोड़ देना चाहिए। उस समय जो कुछ हो रहा है उसमें स्पॉन्टेनिटी लाने के बाद पूरा छोड़ देना चाहिए, अपने आप वो घटेगा। अभिनय घटता है, अभिनय किया नहीं जाता। लेकिन यह सवाल यह है कि जब वे इस प्रकार सक्रिय नहीं होते तो क्या किया जाए। अब ये अच्छी बात है, तो क्या करना पड़ेगा? स्टैनलेसवर्थ की सलाह देते हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति में हम इस त्रयी के एक सदस्य की ओर घूम सकते हैं, शायद मन की ओर, क्योंकि वह आदेश को बड़ी तत्परता से पालन करता है, मानता है। अभिनेता अपनी भूमिका की पंक्तियों से विचारों को लेता है और उनके अभिप्राय की सामान्य धारणा तक पहुंचता है। यह धारणा फिर उसे उन अंतर्निहित सुनिश्चित विचारों तक ले जाती है जो उसकी भावनाओं और इच्छा शक्ति को तदनुरूप प्रभावित करते हैं। स्टानिस्लावस्की ने उसके बाद छात्रों से पुनः उस पागल के प्रसंग के विषय में सोचने के लिए कहा
बुद्धि ने घटनाक्रम वे परिस्थितियां प्रदान की थी जिनमें वह प्रसंग घटित हुआ था। उन दोनों ने मिलकर ही कार्य की अवधारणा बनाई थी और फिर उनकी भावनाओं और इच्छा शक्ति को मिलजुल कर प्रभावित किया था। फलस्वरूप छात्रों ने वह प्रसंग बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से किया, उसको कार्य रूप में परिणित किया। रचनात्मक प्रक्रिया को आरंभ करने में मन की शक्ति की भूमिका का यह बड़ा ही मर्मस्पर्शी उदाहरण है। लेकिन नाटक या भूमिका पर पहुंचना भावनाओं के पक्ष से ही संभव है, बशर्ते हमारा भावलोक तत्काल प्रतिक्रियाशील हो उठे, बशर्ते वो उसमें डूब जाए और अपने आप को सही तरीके से वो उसको उसमें ला सके। जब वह इस प्रकार की अनुचेष्टाएं करने लगता है तो हर वस्तु अपना स्वाभाविक स्थान ग्रहण कर लेती है, एक सुनिश्चित अवधारणा उत्पन्न हो जाती है, एक तार्किक स्वरूप खड़ा हो जाता है और फिर वे मिलकर इच्छा शक्ति को जगा देते हैं। पहली भावनाएं, उसके बाद फिर कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन और मन, और उसके बाद फिर आपका इच्छा शक्ति जागती है। वस्तुतः ताल और लय से संपादित विचारों और भावनाओं से सहज प्रभावित मन से अधिक सीधा उत्प्रेरक और कोई नहीं हो सकता। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, वस्तुतः ताल और लय से संपादित विचारों और भावनाओं से सहज प्रभावित मन से अधिक सीधा उत्प्रेरक कोई नहीं हो सकता जो इच्छा शक्ति को प्रभावित कर सके। तब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य की स्थिति क्या है। उद्देश्य भी बहुत जरूरी है। चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आंतरिक प्रेरक शक्तियों का, वो है उद्देश्य। वह भी तो रचनाशीलता को प्रभावित करता है और रचनाशीलता को सचेष्ट भी करता है। तभी स्टानिस्लावस्की इसके समाधान के रूप में कहते हैं कि यह उद्देश्य के स्वरूप पर निर्भर करता है। अगर उसमें पर्याप्त प्रलोभन नहीं है तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसे तीव्रता प्रदान करने के लिए, जीवंत और रोचक बनाने के लिए बनावटी साधनों के प्रयोग की जरूरत होगी। दूसरी ओर एक मनोरम उद्देश्य सीधे और तत्काल प्रभावित करता है, लेकिन वह इच्छा शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वह भावनाओं को आकर्षित करता है, पहले भावनाएं बहा ले जाती हैं, तब इच्छाएं सक्रिय होती हैं। इसलिए उद्देश्य का प्रभाव इच्छा शक्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से ही पड़ता है। तब ग्रीशा ने कहा, लेकिन आप तो हमसे कहते रहते हैं कि इच्छा शक्ति और भावनाएं अविच्छिन्न होती हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर एक उद्देश्य एक पर कार्य करता है तो स्वभावतः उसी समय दूसरे को भी प्रभावित कर देता है। स्टानिस्लावस्की ने समझाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इच्छा शक्ति और भावना, रोमन देवता जिनका नाम है जेनस, वो दो मुख थे उनके, कि जेनस की भांति द्विमुखी होती है। क्या क्या? इच्छा शक्ति और भावना। कभी भावना उठान पर होती है और कभी इच्छा शक्ति या आकांक्षा भावना की तुलना में इच्छा शक्ति को अधिक प्रभावित करती है, और कुछ इच्छा शक्ति के मूल्यों पर भावनाओं को तीव्र करते हैं। किसी भी तरह से कहा जाए, उद्देश्य एक अच्छा उत्प्रेरक है जिसका प्रयोग वांछित है। स्टानिस्लावस्की ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे अभिनेता जिनकी भावनाएं बुद्धि की तुलना में अधिक सबल होती हैं, स्वभावतः रोमियो और ओथेलो की भूमिका में भावनात्मक पक्ष पर बल देते हैं। वे अभिनेता जिनमें इच्छा शक्ति की प्रबलता होती है, वे मैकबेथ या ब्रेड की भूमिका में उतरकर महत्वाकांक्षा या हठधर्मिता को रेखांकित करते हैं। अभिनेताओं का तीसरा प्रकार अनजाने हैमलेट या नेथन जैसी भूमिकाओं की बौद्धिक भंगिमाओं पर जरूरत से कहीं ज्यादा जोर देता है। उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि अंतः प्रेरणा के इन तीनों स्रोतों में से किसी को भी अन्य को दबा देने की छूट नहीं दी जा सकती। भावनाएं समन्वित रूप में होना चाहिए, भावनाएं, मन और इच्छा शक्ति। अगर ऐसा होता है तो संतुलन और आवश्यक सामंजस्य नष्ट हो जाएंगे। अगर इनमें तीनों में से किसी को भी ज्यादा तरजीह दी जाती है, ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है, तो वो समन्वय जो है वो नष्ट हो जाएगा। हमारी कला इन तीनों को ही मानती है और इसके रचनात्मक कार्य में यह तीनों शक्तियां अग्रिम भूमिकाएं निभाती है। उत्प्रेरणा के केवल उसी स्वरूप को हम अस्वीकार करते हैं जो बेहद अनुपजाऊ संगणना से जन्म लेने के कारण ठंडा होता है। कैलकुलेशन जो होता है सब चीज़ों में, देखो कला में कोई कैलकुलेशन नहीं चलता। कला में 2 और 2 4 नहीं हो सकते, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 6 भी हो सकते हैं। तो देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ आर्ट।
तो अभिनय में भी भाई वही चलता है। तो दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा शक्ति, प्रेरक शक्तियों के इस दूसरे भाग को हम यही समाप्त करते हैं और आपसे एक अंतराल के लिए विदा लेते हैं। मिलेंगे हमारे अगले 24वें एपिसोड में, जिसमें एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे चंद्रशेखर बिरथरे को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।